हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निंग 24 इंडिया यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग देखते हैं कि संविधान का जो प्रियम्बल है, हमारे संविधान में जो प्रियम्बल है उसके बारे में हम देखेंगे कि जो संविधान की प्रियम्बल है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। सबसे पहले हम देखते हैं कि उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। फिर हम देखेंगे कि जो संविधान में प्रियम्बल दिया गया है उसमें कुछ की वर्ड्स हैं, जो की वर्ड्स हैं उनके डेफिनेशंस की उसका क्या मतलब है और संविधान में उसके लिए क्या प्रोविजंस किए गए हैं। फिर हम लोग यह देखेंगे कि क्या प्रस्तावना संविधान का पार्ट है या नहीं है। इसमें कई सारे केस हैं, कई सारे केसेस हैं जिस पे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं और उसके आधार पर यह फाइनली डिसाइड हुआ था कि जो संविधान में प्रस्तावना दी गई है क्या वह संविधान का भाग है भी या नहीं है। तो इन सभी चीज़ों को हम इस सेक्शन में देखेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो यह हमारा इस सीरीज में 5वां लेक्चर है। इससे पहले 4 लेक्चर्स में हम एक बेसिक चीज़ देखे थे कि संविधान में का जो एक मोटा मोटी स्ट्रक्चर जो है उसके बारे में हम देखे थे। आज से हम टॉपिक वाइज शुरू किया है कि एक एक टॉपिक या एक एक जो प्रोविज़न है संविधान में उसमें किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, किस तरह के चेंजेज हुए बाद में, इसके बारे में हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब जैसा हम इसमें देखते हैं कि जो संविधान में प्रस्तावना है हमारे संविधान में, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो पूरी दुनिया में सबसे पहले जो संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत हुई थी वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से हुई थी। जो यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें सबसे पहले संविधान की प्रस्तावना का प्रावधान किया गया था। तो प्रावधान सबसे पहले अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ था। अब अगर यह हम देखते हैं कि प्रस्तावना क्या है, तो प्रस्तावना को हम यह कह सकते हैं कि यह संविधान का एक इंट्रोडक्शन है। मतलब संविधान का जो परिचय है, संविधान का परिचय है। किसी भी संविधान की प्रस्तावना उस संविधान का परिचय है कि प्रस्तावना को आप पढ़ के या प्रस्तावना को आप देख के यह कह सकते हैं कि जो आगे संविधान में जितने भी सेक्शंस हैं या संविधान में आगे जितने भी प्रोविज़न किए गए हैं वह कहीं ना कहीं प्रस्तावना के अनुरूप ही होना चाहिए और उसी के अनुरूप होगा भी। इसमें क्या है कि इसको हम जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, उसी तरह हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये समरी है। पूरे संविधान के में जो कुछ भी लिखा गया है उसको अगर हम समराइज करना चाहें तो वह समराइज क्या हो जाएगा, प्रस्तावना हो जाएगी हमारी। अब जो हमारे संविधान में प्रस्तावना ली गई तो इसका बेसिस क्या है, इसका ओरिजिन क्या है, कहाँ से संविधान की प्रस्तावना ली गई। तो इसकी प्रस्तावना, हमारी प्रस्तावना का जो बेसिस है वह है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। वो हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। यह ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पंडित नेहरू के द्वारा ड्राफ्ट की गई थी। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को पंडित नेहरू जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे उन्होंने यह संविधान सभा में पंडित नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को ड्राफ्ट किया था और उन्होंने ही इसे मूव किया था। जब पंडित नेहरू द्वारा ड्राफ्ट किया गया ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन संविधान सभा में मूव किया गया था तो संविधान सभा ने उसे एक्सेप्ट किया और उसी के बेसिस पे संविधान की प्रस्तावना बनी। संविधान की प्रस्तावना कहाँ से बनी, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के बेसिस पर। अब हम आगे ये देखते हैं कि जैसे संविधान की प्रस्तावना है, जो प्रियम्बल है, क्या उसमें अमेंडमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि संविधान में कोई भी अमेंडमेंट, किसी भी तरह का चेंज करने का अधिकार किसको दिया गया है, संसद को। तो संसद संविधान में चेंज कर सकती है, लेकिन क्या प्रस्तावना में संसद चेंज कर सकती है। तो हाँ, संसद प्रस्तावना को भी चेंज कर सकती है, कैन बी अमेंडेड। मतलब संसद संविधान की प्रस्तावना को चेंज कर सकती है, लेकिन इसके कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशन क्या है कि जो मेन कंडीशन है वो यह है कि कोई भी अमेंडमेंट बेसिक स्ट्रक्चर में नहीं होगा, बेसिक फीचर में नहीं होगा। मतलब आप चेंज तो कर सकते हैं लेकिन कोई चेंज ऐसा नहीं होना चाहिए कि संविधान के जो बेसिक फीचर है, जो संविधान के बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उसको निगेटिवली इम्पैक्ट करें। अगर आप पॉजिटिव इम्पैक्ट कर रहे हैं, पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर सकते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है तो आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या जब चेंज कर सकते हैं संविधान की प्रस्तावना में, तो क्या अभी तक कभी भी अमेंडमेंट हुआ है। तो हाँ, अमेंडमेंट हुआ है, लेकिन सिर्फ एक बार हुआ है। और यह कब हुआ था, 42वां संविधान संशोधन द्वारा, जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इसके द्वारा एक बार संविधान की प्रस्तावना में चेंज किया गया है और यह चेंज किया गया था 1976 में। और इस समय इंदिरा गांधी हमारी प्रधानमंत्री थी। इंदिरा गांधी हमारी प्रधानमंत्री थी और उन्हीं के शासनकाल में 1976 में 42वां संविधान संशोधन आया और संविधान की प्रस्तावना में चेंज किया गया।
लेकिन जैसा कि हम पहले भी पढ़े हैं कि जो चेंज होगा वो पॉजिटिव चेंज होना चाहिए, मतलब संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को मजबूत करे, ना कि उसको कमज़ोर करे। तो क्या इसमें क्या किया गया था? तो इसमें ऐड किया गया था 3 वर्ड, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। तो यहाँ हम देखते हैं कि संविधान को अब क्या कहा गया कि संविधान समाजवादी होगा, सोशलिस्ट होगा, सेकुलर होगा मतलब पंथ निरपेक्ष होगा, और इंटीग्रिटी ऑफ नेशन ऐड किया गया कि राष्ट्र की अखंडता बरकरार रखी जाएगी। तो ये तीनों ही पॉजिटिव चेंज को सिंबलाइज करते हैं। तो ये तीनों ही पॉजिटिव चेंज थे, इसलिए इस तरह के चेंज कर पाई थी संसद। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जो संविधान की प्रस्तावना है, क्या इसको लागू करने के लिए हम न्यायालय जा सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की सरकार को वह निर्देश दे कि संविधान की प्रस्तावना में जो फीचर हैं उसको लागू करें? तो नहीं जा सकते हैं। यह नॉन जस्टिसिएबल होता है। आगे हम पढ़ेंगे, जैसे जब हम मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ेंगे तो मौलिक अधिकार जस्टिसिएबल होता है, मतलब उसको लागू कराने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं कि हम मेरा मौलिक अधिकार छीना जा रहा है, उसको इन्फोर्स कराइए। तो सुप्रीम कोर्ट उस केस में सरकारों को या अथॉरिटी को डायरेक्शन दे सकती है, हाई कोर्ट भी उस केस में डायरेक्शन दे सकती है। लेकिन संविधान की प्रस्तावना को लागू करने के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। कोर्ट में जाके यह नहीं कह सकते हैं कि संविधान सोशलिस्ट प्रोविज़न करता है और सरकार सोशलिस्ट के ये फीचर या इस तरह का कोई भी प्रोविज़न लागू नहीं कर रही है, कोर्ट डायरेक्शन दे। तो ऐसा कोर्ट नहीं कर सकती है। तो यह जो है नॉन जस्टिसिएबल होता है, मतलब आप इसके लिए लागू कराने के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि जो संविधान की प्रस्तावना है, यह कब संविधान सभा ने इसको कब पास किया और कब इसको लागू किया था। तो यह ध्यान रखने वाली बात है कि भले ही यह संविधान का पहला पेज है, इंट्रोडक्टरी पेज है, संविधान की समरी इसमें लिखी गई है, संविधान का सबसे पहले यही पेज आता है, लेकिन यह ध्यान रखने वाली बात है कि जब पूरा संविधान बन चुका था उसके बाद इसे बनाया गया था। जब पूरा का पूरा संविधान बना लिया गया, पास कर लिया गया, उसके बाद संविधान की प्रस्तावना को पास किया गया था। उसका रीज़न यह था कि अगर इस प्रस्तावना को पहले पास कर दिया जाता तो प्रस्तावना के अनुरूप ही पूरे संविधान को लिखना पड़ता। तो इससे बचने के लिए यह किया गया था कि जब पूरा ही संविधान लिख लिया गया तो उसके बाद जो प्रस्तावना थी वो बनाई गई, ताकि यह कन्फर्म रहे कि जो संविधान के अंदर फीचर दिए गए, जो कुछ भी व्यवस्थाएं दी गई है, प्रस्तावना उसी के अनुरूप हो। और एक उसका समरी ये बनाया गया और उस समरी को पहले पेज पे रखा गया, जिसे बाद में संविधान की प्रस्तावना कही गई। और इसके यह कुछ बेसिक फीचर्स हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं कि जो संविधान की प्रस्तावना है, जो प्रियम्बल है, उसमें क्या लिखी गई है। तो यह जो है हमारे संविधान की प्रस्तावना है, जैसा कि हम देख रहे हैं। तो यह जो है हमारी संविधान की प्रस्तावना हो गई। इसमें क्या लिखा है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। कुछ की वर्ड्स हैं जो यहाँ पे ऑलरेडी हाईलाइट किए हुए हैं, मैं यहाँ पे फिर से अंडरलाइन कर रहा हूँ उसको। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice। कितने तरह का? 3 तरह का, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। लिबर्टी किस चीज़ की? ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, मतलब 26 नवंबर 26 नवंबर 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। तो कौन इसको एडॉप्ट कर रहा है, कौन इसको इनेक्ट कर रहा है और कौन किसको दे रहा है? तो शुरुआत में ही हम देखते हैं कि द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब जो भारत के लोग हैं, भारत के जो नागरिक हैं, वही इसको एडॉप्ट भी कर रहे हैं, वही इसको बना भी रहे हैं और वही इसको खुद को दे रहे हैं, मतलब संविधान को खुद को दे रहे हैं। तो पूरी की पूरी जो ऑथोरिटी है, पूरी की पूरी जो पावर है, वो किसको दे दी गई? पीपल ऑफ इंडिया को। हालांकि ये पावर डायरेक्ट नहीं दिए गए। उस समय जो संविधान सभा में लोग बैठे थे वो कौन थे? पब्लिक द्वारा, और पब्लिक के द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव संविधान सभा के मेंबर्स थे। उन्होंने ही इसको अडॉप्ट किया, इनेक्ट किया और खुद को दिया। तो मतलब इनडायरेक्टली ये हुआ कि जो पीपल ऑफ इंडिया है, जो भारत के नागरिक हैं, उन्होंने इसे किया।
तो जो संविधान में सुप्रीम अथॉरिटी दी गई है वो किसको दे दी गई? पीपल ऑफ इंडिया, मतलब देश के नागरिक को। अब यहाँ पे जितने भी कीवर्ड हैं इस सब का हम एक एक करके डेफिनेशन देखते हैं। तो जो संविधान में सोर्स ऑफ अथॉरिटी हो गया, जिसके बारे में हम अभी बात की, सोर्स ऑफ अथॉरिटी मतलब जो उसके पास सुप्रीम पावर है वो कौन है? द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब देश के नागरिक। जो देश के नागरिक हैं उनको सुप्रीम अथॉरिटी दी गई। अब नेचर ऑफ इंडियन स्टेट क्या हो गया? जो भारत है, भारत राज्य है, भारत देश है, उसके जो नेचर होगा, उसकी जो प्रकृति होगी वो किस तरह की होगी? तो सोवरेन होगा, सोशलिस्ट होगा, सेकुलर होगा, डेमोक्रेटिक होगा एंड रिपब्लिकन होगा। ऑब्जेक्टिव क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का? तो ऑब्जेक्टिव क्या होगा? जस्टिस। 3 तरह की जस्टिस हम लोग देखे थे, लिबर्टी होगा, इक्वलिटी होगा और फ्रेटर्निटी होगा। ये ऑब्जेक्टिव हो गया, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। और कब एडॉप्ट की गई संविधान? तो 26 नवंबर 1949 को। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान एडॉप्ट की गई, लेकिन इन्फोर्स कब की गई, लागू कब की गई? तो 26 जनवरी 1950 को। तो संविधान एडॉप्ट की गई संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को, लेकिन देश में संविधान लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश के पहले राष्ट्रपति घोषित किए गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति घोषित किए गए। यह हो गया। अब जैसे हम बेसिक डेफिनेशन देखते हैं इन सारे कीवर्ड्स का, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, इन सभी कीवर्ड्स का हम डेफिनेशन देखेंगे। तो जैसे बेसिक डेफिनेशन में हमारा सबसे पहला आता है सोवरेन। सबसे पहला क्या है हमारा? सोवरेन। तो सोवरेन का मतलब ये हो गया कि अगर किसी कंट्री या किसी राज्य को हम सोवरेन कहते हैं, उसका ये मतलब हुआ कि कोई भी अथॉरिटी उसके ऊपर नहीं है, कोई भी अथॉरिटी उसके ऊपर नहीं है। दूसरा, अब जब कोई अथॉरिटी उसके ऊपर नहीं है तो वो अपना सारा डिसीजन, चाहे उसका इंटरनल डिसीजन हो, एक्सटर्नल डिसीजन हो, जैसे हम एग्जांपल किसी फैमिली का लेते हैं, अगर वो फैमिली स्वतंत्र है, किसी का दबाव नहीं है उसके ऊपर, कोई उसके ऊपर अथॉरिटी नहीं है, तो वो अपने फैमिली मैटर के डिसीजन खुद लेते हैं। फैमिली मैटर के बाहर अगर उनको कुछ करना है उसके डिसीजन भी वो खुद लेते हैं। तो अगर कोई कंट्री सॉवरेन है तो उसका मतलब ये होगा कि कोई अथॉरिटी उसके ऊपर नहीं है। जब कोई अथॉरिटी ऊपर नहीं है तो वह फ्री होगा किस चीज़ के लिए? अपने सभी अफेयर्स को चलाने के लिए, अपने सभी अफेयर्स को कंडक्ट करने के लिए, चलाने के लिए वह स्वतंत्र होगा। और ये अफेयर्स किस तरह का है? इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है। अब जब कोई अथॉरिटी नहीं है, वो फ्री है अपना सारा इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजन लेने के लिए, ठीक है। तो जब वो फ्री है, कोई अथॉरिटी नहीं है, तो वो किसी का डिपेंडेंसी भी नहीं है, किसी दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है और ना ही किसी का डोमिनियन है। अगला वर्ड है हमारा सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब क्या है? 2 तरह के सोशलिज्म होते हैं, एक होता है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म और दूसरा होता है कम्युनिस्टिक सोशलिज्म। जो भारत में जो व्यवस्था की गई है सोशलिज्म की, जो सोशलिज्म की व्यवस्था भारत में की गई है वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का ये मतलब हुआ कि समाज की व्यवस्थाएं इस तरह की होगी जिसमें पब्लिक और प्राइवेट, जो पब्लिक सेक्टर है और जो प्राइवेट सेक्टर है वो दोनों होंगे। जैसे हम पब्लिक सेक्टर में देखते हैं PSUs हैं, PSBs हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, जैसे गेल हो गया, भेल हो गया, NTPC हो गया, कोल इंडिया हो गई। और इसी तरह पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, जैसे SBI, यूको बैंक, यूनियन बैंक। और इसी के साथ साथ यहाँ पे प्राइवेट बैंक भी है, ICICI बैंक, HDFC बैंक। PSUs में जैसे कोल इंडिया हो गई, जैसे NTPC हो गई। लेकिन इसी जगह अगर हम प्राइवेट सेक्टर देखते हैं तो अडानी के पावर कंपनी है, रिलायंस की अपनी रिफाइनरीज हैं, रिलायंस की अपने पेट्रोल पंप्स हैं। तो इस तरह से पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों का को एग्जिस्टेंस जब होता है तो उसको हम डेमोक्रेटिक सोशलिज्म कहते हैं। मतलब जो आर्थिक गतिविधि है उसमें पब्लिक सेक्टर भी काम करेगी, मतलब जो सरकार की सेक्टर है सरकार भी काम करेगी, और जो प्राइवेट एंटिटी है वो भी इसमें काम करेंगे। तो भारत में यही व्यवस्था अपनाई गई डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की। जो कम्युनिस्टिक सोशलिज्म होता है उसको हम स्टेट सोशलिज्म भी कहते हैं। स्टेट सोशलिज्म का मतलब हुआ कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होंगे, और जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा रिसोर्स का वह पूरी तरह से सरकार के कंट्रोल में होगी। नेशनलाइजेशन उसका किया हुआ रहेगा, मतलब जितने भी प्रोडक्शन के मीन्स होगी, जितने भी कारखाने होंगे, जितने भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होंगे,
जैसे देश में हम रिफाइनरी का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे हम कोल प्रोडक्शन का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे लोहे के प्रोडक्शन का एग्जाम्पल ले सकते हैं, या किसी भी तरह का और उसके सभी प्रोडक्शन यूनिट्स और उसके सभी डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट्स सरकार के कंट्रोल में होंगे। और सरकार के कंट्रोल में अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसका एबोलिशन होगा, मतलब कुछ भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। तो ये व्यवस्थाएं सबसे पहले चीन में थी, जो पूरी तरह से चीन में इसे लागू की गई थी, और कुछ हद तक रूस में थी। लेकिन अभी के समय में कम्युनिस्टिक सोशलिज्म अपने ओरिजिनल स्वरूप में दुनिया के किसी भी देश में नहीं है। कुछ हद तक इसका एग्जाम्पल हम चीन में देख सकते हैं, चीन में और उत्तर कोरिया में हम इसका कुछ हद तक एग्जाम्पल देख सकते हैं, लेकिन इस तरह की व्यवस्था अब नहीं एग्जिस्ट करती है। तो हमारे देश में जो सोशलिज्म है वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। आगे बढ़ते हैं। एक कीवर्ड है हमारा सेक्युलर। सेकुलर का क्या मतलब हुआ कि जो रिलीजन है, जैसे तो हमारे देश में कई सारे रिलीजन हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, क्रिश्चियन हैं, मुस्लिम हैं, तो सभी रिलीजन को, जितने भी रिलीजन होंगे उसको सेम स्टेटस दिया हुआ रहेगा, मतलब सभी को सभी तरह का सेम तरह का स्टेटस होगा, और सभी को सरकार की तरफ से एक तरह के सपोर्ट किए जाएंगे। सरकार ऐसा नहीं करेगी कि किसी एक रिलीजन को सपोर्ट कर रही है और दूसरे को किसी भी तरह का मदद नहीं दे रही, सरकार ऐसा नहीं कर सकती है। तो सेकुलर का मतलब हो गया कि सभी रिलीजन के लिए सेम स्टेटस होगा और गवर्नमेंट की तरफ से सभी को सही सेम तरह का सपोर्ट दिया जाएगा। अगला है हमारा डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब हो गया सुप्रीम पावर किसके पास होगा, जनता के पास होगी। तो जनता ही अपने प्रतिनिधि का चुनाव करेगी और उन्हीं प्रतिनिधियों के द्वारा जनता के ऊपर शासन भी होगा। तो यह हो गया डेमोक्रेटिक का मीनिंग। अगला है हमारा रिपब्लिक। रिपब्लिक का सिर्फ सीधा मतलब यह होता है कि जो हेड ऑफ स्टेट होंगे, जो राज्य के प्रधान या देश के प्रधान होंगे, वो इलेक्शन से आएंगे। कैसे आएंगे, चुनाव से आएंगे, और चुनाव या तो डायरेक्टली होगा या इनडायरेक्टली होगा। जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति हैं, जो देश के प्रधान हैं वो राष्ट्रपति को कहा जाता है। हर 5 साल पे इनका चुनाव होता है, और यह चुनाव जो है इनडायरेक्ट होता है, मतलब जनता सीधे इसके चुनाव में भाग नहीं लेती है। राष्ट्रपति के चुनाव में जनता सीधे भाग नहीं लेती है। हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो संसद के सदस्य और राज्य में विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा इनका चुनाव होता है, लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो रिपब्लिक का सीधा मतलब यही है कि जो देश के प्रधान होंगे, जो देश के राष्ट्रपति हैं हमारे यहाँ, उनका चुनाव होगा। तो चुनाव हो रहा है तो आप रिपब्लिक हैं। अगला है हमारा जस्टिस। अब संविधान में जो जस्टिस की बात की गई है, न्याय की बात की गई है, तो 3 तरह के न्याय की बात की गई है। पहला है सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, इकोनॉमिक जस्टिस, आर्थिक न्याय, और पॉलिटिकल जस्टिस, राजनीतिक न्याय। पहला है हमारा सोशल जस्टिस। तो सोशल जस्टिस का क्या मतलब होगा, इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल सिटीजन्स, मतलब सभी नागरिकों को समान रूप से ट्रीट किया जाएगा। सरकार के नज़र में सभी नागरिक समान होंगे। सरकार की नज़र में सभी नागरिक समान होंगे। सरकार यह नहीं कह सकती है कि किसी वर्ग विशेष को हम ज़्यादा सुविधाएं दे रहे हैं, किसी दूसरे वर्ग विशेष को हम सुविधाएं नहीं देंगे, तो यह नहीं कह सकती है। तो कानून के नज़र में सभी जो नागरिक हैं वो समान माने जाएंगे। तो यह हो गया सोशल जस्टिस। दूसरा हो गया इकोनॉमिक जस्टिस, आर्थिक न्याय। तो आर्थिक न्याय का यह मतलब है कि आर्थिक फैक्टर के बेसिस पर, मतलब कोई अमीर है कोई गरीब है, उस बेसिस पे किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर कोई नागरिक गरीब है या कोई नागरिक बहुत अमीर है, तो इनके बीच सरकार के द्वारा सिर्फ इस वजह से कि कोई अमीर है कोई गरीब है भेदभाव करें, ऐसा नहीं होगा। तो किसी भी नागरिक के बीच सिर्फ आय के आधार पर या आर्थिक संसाधनों के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो यह इकोनॉमिक जस्टिस है। अब है पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस मतलब राजनीतिक न्याय का यह मतलब है कि सभी नागरिकों को समान पॉलिटिकल राइट्स होंगे, समान राजनीतिक अधिकार होंगे सभी के। सभी नागरिक देश के चुनाव में वोट कर सकेंगे। सभी नागरिक किसी भी पॉलिटिकल पोजीशन के लिए, किसी भी पॉलिटिकल पोजीशन, पॉलिटिकल ऑफिस के लिए चुनाव लड़ सकते हैं, और सभी नागरिक की सरकार में समान रूप से सुनी जाएगी। जैसे देश के कोई भी नागरिक हो, पंचायत में चुनाव होता है, विधानसभाओं के चुनाव होते हैं, लोकसभा के चुनाव होते हैं, या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के चुनाव होते हैं, सभी लोग उसमें भाग ले सकते हैं। क्या सरकार इस बेसिस पे किसी को रोक सकती है कि आप इस कम्युनिटी के हैं तो आप इस चुनाव में भाग नहीं लेंगे? ऐसा नहीं कर सकती है सरकार। तो पॉलिटिकल जस्टिस का यही मतलब हो गया कि सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार होगा, सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार होगा,
उसके बाद सभी जो राजनीतिक ऑफिस है, सभी जो राजनीतिक पद हैं, सभी जो राजनीतिक पद हैं वो सभी नागरिकों के लिए समान रूप से खुले रहेंगे और सरकार में सभी की समान रूप से सुनी जाएगी। अगला है हमारा लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब होता है कि जो भी नागरिक हैं उनकी एक्टिविटीज़ पे, जो भी नागरिक हैं उनके कार्यकलापों पे, उनकी एक्टिविटीज़ पे किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। हालांकि इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन, जस्टिफाइड रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं, लेकिन आर्बिट्रेरी रिस्ट्रिक्शन की यहाँ बात कर रहे हैं कि नागरिकों के एक्टिविटी पे, नागरिकों के क्रियाकलाप पे किसी भी तरह का आर्बिट्रेरी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जा सकेगा। अगला हमारा है इक्वलिटी। इक्वलिटी का मतलब है अब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेज टू एनी सेक्शन ऑफ सोसाइटी। समाज के किसी भी वर्ग के लिए किसी भी तरह का जो स्पेशल प्रोविज़न है, स्पेशल प्रिविलेज है, स्पेशल अधिकार है, वो नहीं दिया जाएगा। चाहे कोई भी नागरिक हो, उसके लिए समान अधिकार अवेलेबल रहेंगे। ये नहीं कहा जा सकता है कि किसी एक कम्युनिटी विशेष को या समाज के किसी एक सेक्शन को कुछ विशेष अधिकार दे दिए जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। तो यह इक्वलिटी का यही कॉन्सेप्ट है। इसका एक कॉन्सेप्ट ये भी होता है कि जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं कहीं पे, जो जैसे एम्प्लॉयमेंट में या फिर किसी जगह एडमिशन में या किसी पॉलिटिकल ऑफिस के चुनाव में या वोट डालने में, इन सभी जगहों पर सभी के लिए समान रूप से प्रोविज़न होंगे, सभी के लिए समान रूप से प्रोविज़न होंगे, किसी के बीच भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। तो यह इक्वलिटी है। फ्रेटर्निटी है अगला शब्द। फ्रेटर्निटी का सीधा मतलब है बंधुत्व, ब्रदरहुड। मतलब सभी नागरिकों के बीच एक सहअस्तित्व, एक ब्रदरहुड का एक जो है वह संबंध होगा, सरकार इसको प्रमोट करेगी। तो ये हमारे कुछ बेसिक डेफिनेशंस थे। अब हम आगे देखते हैं। तो हम लोग देख चुके हैं कि प्रस्तावना जो है संविधान के पहले पेज पे दी गई है। संविधान का यह परिचय भी है, संविधान का यह परिचय है, संविधान का यह एक समरी है। संविधान प्रस्तावना क्या है? संविधान का परिचय है, संविधान की समरी है। लेकिन क्या यह संविधान का पार्ट है? क्या इसको हम कह सकते हैं कि यह प्रस्तावना भी संविधान का पार्ट है? तो इसके लिए शुरू में क्लैरिटी नहीं थी। बाद में एक केस होता है 1960 ईस्वी में। 1960 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट में एक केस आता है, बेरुवारी यूनियन केस। बेरुवारी यूनियन केस जब 1960 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट आता है तो सुप्रीम कोर्ट फिर एक डिसीजन देती है। उस डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ऐसा कहती है कि जो हमारी संविधान की प्रस्तावना है, जो संविधान की प्रस्तावना है, वो संविधान के कई सारे जो प्रोविजंस हैं, अलग अलग जो संविधान में प्रोविजंस हैं, उसके पीछे के जनरल पर्पस को बताता है। कि मतलब संविधान में अगर मौलिक अधिकार दिए गए हैं तो कुछ सोच के दिए गए हैं। संविधान में अगर नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं तो वो भी कुछ सोच के दिए गए हैं। संविधान के निर्माता उसके बारे में कुछ ऐसा सोच रहे थे, कुछ ऐसा चाह रहे थे कि आगे सरकारें क्या करेंगी जनता के लिए, तो ये सोच के दिए गए। तो प्रस्तावना उन्हीं चीज़ों को बताती है कि संविधान में जो भी प्रोविज़न है उसके पीछे का एक जनरल थिंकिंग क्या था, एक जनरल पर्पस क्या था देने का। साथ के साथ संविधान में जो भी प्रोविजंस एम्बिगियस है, जिसके कई सारे मीनिंग निकल सकते हैं कि संविधान जब बन रहा था, संविधान सभा के जो मेंबर्स थे वो तभी कुछ और सोच रहे थे। आज हम उसको पढ़ के कुछ और मीनिंग निकाल सकते हैं कि ये नहीं, ऐसा सोचा जा रहा था। तो जहाँ भी इस तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, जहाँ भी इस तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, मतलब या तो प्रोविज़न एम्बिगियस है या जहाँ पे मोर देन वन मीनिंग निकल रहा है, तो उस केस में इसको इंटरप्रेट करने के लिए कि संविधान में इस प्रोविज़न को डालने के पीछे एक्चुअल मकसद क्या था, एक्चुअल में पर्पस क्या था, उसके लिए हम जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल के इंटरप्रिटेशन से उसको हम देख सकते हैं। मतलब प्रियम्बल में जो कुछ भी दिया गया है उसकी मदद हम तब भी ले सकते हैं जब संविधान के किसी भी प्रोविज़न की या तो मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा है या एक से ज़्यादा मीनिंग निकल रहा है, तब हम प्रस्तावना की मदद ले सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये दोनों चीज़ माना कि संविधान के कई सारे प्रोविज़न का एक जनरल पर्पस, जो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग थी संविधान सभा की, ये कि यह प्रोविज़न हम क्यों डाल रहे हैं, इसको प्रियम्बल डिफाइन करता है। साथ के साथ अभी भी आज के समय में भी अगर संविधान के किसी प्रोविज़न का एक से अधिक मतलब निकल रहा है, मीनिंग निकल रहा है, या वो प्रोविज़न समझ में नहीं आ रहा है, उस केस में हम प्रियम्बल की मदद से उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, उसका मीनिंग निकाल सकते हैं। इतना इम्पोर्टेंस देने के बाद भी
सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि प्रियम्बल संविधान का पार्ट नहीं है। तो इस पहले केस में जो प्रियम्बल के बारे में कहा गया वो ये था कि यह संविधान का पार्ट नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना के इम्पोर्टेंस को समझा, संविधान की प्रस्तावना का क्या इम्पोर्टेंस हो सकता है उसको डिफाइन भी किया, लेकिन साथ के साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रस्तावना संविधान का पार्ट नहीं है। लेकिन एक केस उसके बाद, उसके 13 साल बाद फिर से एक केस आता है, केशवानंद भारती केस 1973। जब इस केस का इंटरप्रिटेशन होता है तब सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि संविधान में जो प्रस्तावना है वो संविधान का पार्ट है, प्रियम्बल इज पार्ट। और इस केस में अपने अर्लियर जो ओपिनियन थी सुप्रीम कोर्ट की कि प्रस्तावना संविधान का पार्ट नहीं है, उसको रिजेक्ट कर देती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में प्रस्तावना संविधान का पार्ट नहीं है इस ओपिनियन को रिजेक्ट किया और यह कहा कि प्रस्तावना संविधान का पार्ट है। इसके बाद एक केस 1995 में आती है, LIC ऑफ इंडिया केस 1995, और इस केस में सुप्रीम कोर्ट अगेन ये चीज़ कहती है कि प्रस्तावना संविधान का इंटीग्रल पार्ट है। तो अभी का स्टेटस ये है कि जो प्रेजेंट स्टेटस है, वर्तमान स्थिति क्या है कि प्रस्तावना जो है, वर्तमान स्थिति यह है कि प्रस्तावना संविधान का पार्ट है। तो इस संविधान की पार्ट प्रस्तावना है या नहीं, इसके लिए 3 केस आए टोटल। बेरुवारी यूनियन केस पहला था 1960, केशवानंद भारती केस 1973 और LIC ऑफ इंडिया केस 1995। और वर्तमान में यह स्टेटस है कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का पार्ट है। तो ये था संविधान की प्रस्तावना से रिलेटेड सारे जो कुछ भी व्यवस्थाएं संविधान में दी गई है। आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा और इससे आपको क्लियर रहेगा। और ये तीनों ही केस काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसका जो ईयर है और साथ ही साथ इसमें जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस थे उसको आप लोग ध्यान रखिएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।